हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था गवर्नमेंट बजट। उस गवर्नमेंट बजट के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताए थे जो कि हमको उस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। उन टॉपिक्स में से जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उनका नाम क्या था। हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक देखा था मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या था भाई? एक स्टेटमेंट जिसमें गवर्नमेंट ये बताएगी कि आने वाले फिस्कल ईयर में वो कितना खर्चा करने वाली है और कितनी रिसीट्स उसको मिलने वाली है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बजट बोलेंगे। और फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम लोगों ने ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था। सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, क्या जरूरत है गवर्नमेंट को बजट बनाने की, वो क्या अचीव करना चाह रही थी बजट बना के। तो उसके अंदर हम लोगों ने 5 पॉइंट्स पढ़े थे। वो 5 पॉइंट्स कौन कौन से? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और लास्ट पॉइंट था इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट बजट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स को, स्ट्रक्चर को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमारा क्या था? रिसीट्स, और सेकंड क्या था? एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसीट्स जो थी वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक थी रेवेन्यू रिसीट्स और एक थी कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी, दोज receipts which neither create liability nor reduces any asset, right? फिर उसके अंदर अगेन हम लोगों ने 2 पार्ट्स देखे थे। एक था टैक्स रिसीट्स और एक थी नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट का मतलब क्या था? ऐसा पैसा जो कि गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में मिलता है, उसको हम लोग टैक्स रिसीट्स बोलते थे। नॉन टैक्स रिसीट्स क्या थी? टैक्स के अलावा कोई सा भी पैसा अगर गवर्नमेंट को मिल रहा है और वो उसकी असेट्स एंड लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? नॉन टैक्स रिसीट्स बोल रहे थे। तो नॉन टैक्स रिसीट्स और टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। क्या थे वो पॉइंट्स? फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, लाइसेंस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, एस्चीट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने किस में पढ़ी थी? नॉन टैक्स रिसीट्स में पढ़ी थी। और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट था हम लोगों का वो था कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में एक लाइन मैंने आप लोगों को लर्न करने के लिए बोला था। वो लाइन क्या थी? दोज रिसीट्स विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस एनी एसेट। क्या लाइन है? Those receipts which either create a liability or reduces any asset of the government are known as capital receipt. इस कैपिटल रिसीट के अंदर हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे थे लास्ट वाली क्लास में। तो वो क्या थे? बोरोइंग्स थी जिससे हम लोगों की लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी। सेकेंड पॉइंट हमारा था डिसइन्वेस्टमेंट जिससे असेट डिक्रीज हो रही थी। थर्ड पॉइंट था हम लोगों का रिकवरी ऑफ लोन जिससे अगेन हमारी असेट्स क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था स्मॉल सेविंग। स्मॉल सेविंग से क्या हो रहा था? लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि भाई बजट के 2 पार्ट्स हैं, रिसीट साइड और एक्सपेंडिचर साइड। रिसीट्स में 2 पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के 2 पार्ट है, टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट। अगेन कैपिटल रिसीट के 4 पार्ट है, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन और स्मॉल सेविंग। इतना फ्लो चार्ट लर्न करने के बाद, इतने कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद आज हम हमारे सेकंड कंपोनेंट पे जाते हैं। मतलब हमारे बजट का सेकंड पार्ट जो है वो है एक्सपेंडिचर साइड। तो जैसे आप लोगों ने पहले रिसीट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, उसी तरह से हम लोगों के एक्सपेंडिचर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक्सपेंडिचर कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे? एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन ऐसी चीज, ऐसे खर्चे जो कि आपकी असेट्स एंड लायबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट्स में भी यही पढ़ा था ना।
तो ऐसे खर्चे जो कि हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालने वाले हैं, उनको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स बोला जाएगा। ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट की असेट्स एंड लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट डालने वाले हैं, उनको क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। तो पहले हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं। क्या लाइन बन रही है यहाँ पे? दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट असेट नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी। प्लीज नोट करना इस लाइन को। दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट असेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ऐसा खर्चा जो एक बार कर दी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने सैलरी दी, गवर्नमेंट ने पेंशन दी, गवर्नमेंट ने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट का पेमेंट किया। तो ये सारे खर्चे रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं जो कि डे टू डे एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे। तो इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे ना कोई असेट क्रिएट हो रही है और ना ही लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे अब सेकंड देखते हैं पार्ट एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर का सेकंड पार्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोज एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट असेट और रिड्यूसेस लायबिलिटी, उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट करती है तो उसकी असेट्स एंड लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने डैम बनाया, गवर्नमेंट ने रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया, गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनाए, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाए। ये सारे खर्चे जो गवर्नमेंट कर रही है, एटलीस्ट कोई असेट तो क्रिएट हो रही है ना इसके बाद। तो इसीलिए इन खर्चों को क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो इसी के साथ हमने ये देखा कि हमारे एक्सपेंडिचर के दो पार्ट्स डिवाइड हमने किए। एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा भी एक्सपेंडिचर को हम लोग 4 कैटेगरीज में और भी डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी हम लोग देखते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? ऐसा खर्चा जो कि सोच समझ के किया जाए। मतलब साल की स्टार्टिंग से पहले ही गवर्नमेंट ये सोच ले कि हमको आने वाले साल में ये खर्चा तो करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले साल में हमको रेलवे की एक और रेल स्टार्ट करनी है, ये क्या था? प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आने वाले साल में हमको एक हॉस्पिटल बनाना है, ये कौन सा खर्चा है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर, राइट? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा खर्चा जो एकदम से माथे पे आ जाए, जिसके बारे में गवर्नमेंट ने प्रिडिक्ट नहीं किया था और वो खर्चा उनको करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, कोई रेल एक्सीडेंट हो गया जिसका कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, तो ये सोच के थोड़ी ना किया गया है, ये एकदम से आ गया जो खर्चा करना पड़ रहा है, इसीलिए इसको नॉन प्लान्ड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोरोना वायरस के लिए जो गवर्नमेंट ने अभी खर्चा किया है, ये प्लान्ड नहीं था, ये एकदम से आया और गवर्नमेंट को करना पड़ा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और दूसरी कैटेगरीज हम लोग देखते हैं। एक कैटेगरी और होती है एक्सपेंडिचर की, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, उसको क्या बोला जाएगा? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जिससे कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, उस खर्चे से कहीं ना कहीं सोशल वेलबींग होगा, तो इसीलिए उस खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, राइट? जो लास्ट हम लोगों का एक टाइप आ सकता है वो है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो कि गवर्नमेंट करती तो है पर उसका डेवलपमेंट से कोई लिंक नहीं है डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो इससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा इकोनॉमी को, ये तो डे टू डे एक्सपेंसेस आपको करने ही पड़ रहे हैं। तो ये क्या है? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जिससे देश में किसी का भला नहीं हो रहा, लेकिन हाँ हमको करने पड़ते हैं ऐसे एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हमने मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए। एक था कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
उसके बाद हमने देखा कि एक्सपेंडिचर के 4 और कैटेगरीज है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर, सोच समझ के किया हुआ खर्चा। अनप्लान्ड, एकदम से जो आ जाए और करना पड़े वो वाला खर्चा। डेवलपमेंट, जिससे अपनी कंट्री का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर होगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जिससे हमारी कंट्री का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये 4 और कैटेगरीज थी एक्सपेंडिचर की। इसी के साथ हम लोगों का जो टॉपिक अभी कंप्लीट हो रहा है वो है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। हमारे गवर्नमेंट बजट के मेनली 2 कंपोनेंट्स है, एक है रिसीट्स और एक है एक्सपेंडिचर। रिसीट्स 2 तरह की है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर भी 2 तरह के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स 2 पार्ट्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रिसीट्स फीस, फाइन्स एंड पेनल्टी, लाइसेंस एंड परमिट, एस्टीट, इंटरेस्ट, ये सारे उसके पार्ट्स थे। कैपिटल रिसीट्स 4 तरह की है, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, स्मॉल सेविंग। तो इसी के साथ ये पूरा चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब अगर न्यूज में कहीं सुन लो कि गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन के लिए खर्चा किया है, तो माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट ने रोड्स बनाने के लिए खर्चा किया है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, तो कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है। तो चलो इसी से रिलेटेड एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देती हूँ और आपको उसका आंसर सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है और क्यों वो आंसर इससे रिलेट कर रहा है। आप लोगों को ये सोचना है कि उसका आंसर क्या है और क्यों हमने इस एलिमेंट को इस कैटेगरी में डाला है। विथ रीजन आपको लिखना है, रीजन नहीं लिखोगे तो बोर्ड्स पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब भी बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन नहीं लिखोगे तो 0 है आप लोगों के मार्क्स। रीजन के साथ आंसर होगा तभी क्वेश्चन चेक होगा, अदरवाइज 0 है। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर एज अ रिलीफ टू द फ्लड विक्टिम्स, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीन्स यू हैव टू कैटेगराइज दिस एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू और कैपिटल. So just think, so the answer is, it is revenue expenditure. Why it is revenue expenditure? Because it is not going to impact any assets or liability of the government, right? So now the second question is, expenditure on law and order, it is revenue or capital expenditure? Expenditure on law and order, revenue or capital expenditure? So the answer is, it is revenue expenditure, because it is also not going to impact any assets and liability of the government, right? So the last question is, expenditure as a relief to earthquake victims, planned or unplanned expenditure. अब यहाँ पे आपको कैपिटल और रेवेन्यू में कैटेगराइज नहीं करना, आपको कैटेगराइज करना है प्लान्ड और अनप्लान्ड में। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? आंसर इज, इट इज अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, क्योंकि अर्थक्वेक पहले से तो गवर्नमेंट अज्यूम करके नहीं रखेगी कि आने वाले साल में अर्थक्वेक होने वाला है तो उस पर हमको इतना खर्चा करना है। तो हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट या कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट एक ही टाइप का होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट बजट का जो आउटकम है उसके टाइप्स आप लोगों को दे रखे हैं। आउटकम्स का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट ने बजट बनाया तो उसके बाद जो खर्चा और रिसीट्स आई उसके बाद आउटकम क्या निकला। हो सकता है कि गवर्नमेंट का खर्चा और रिसीट्स दोनों बराबर हो गई हो सकता है कि गवर्नमेंट ने खर्चा ज्यादा किया और रिसीट्स बहुत कम आई हो, और ये भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट की रिसीट्स ज्यादा है और खर्चा कम है। हालांकि हमारी कंट्री क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है तो गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट में ही जाती है, ठीक है। तो लेकिन उस डेफिसिट सिचुएशन को गवर्नमेंट बैलेंस करके दिखाती है।
और कैसे बैलेंस करती है वो हम अभी पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में। लेकिन अभी के लिए मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ बजट बताती हूँ। 3 टाइप्स ऑफ बजट कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम लोगों के पास है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट की रिसीट्स मतलब बजट रिसीट्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, मतलब हमने खर्चा तो बहुत कम किया और हमारे पास पैसा इनकम ज्यादा आ गई, तो उस केस में उसको क्या बोला जाएगा, सरप्लस बजट। व्हेन रिसीट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर देन इट इज नोन एज सरप्लस बजट। सेकेंड जो हमारा टाइप है वो है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है कि भाई हमारी जो इनकम है वो तो बहुत ही कम थी और हम लोगों ने खर्चा ज्यादा कर लिया है। पैसा आया नहीं था हमारे पास इतना, लेकिन हमको खर्चा ज्यादा करना पड़ गया। तो उस केस में ये जो सिचुएशन है ये है डेफिसिट बजट की सिचुएशन। व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट्स, देन इट इज नोन एज डेफिसिट बजट। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट का मतलब होता है जितना कमाया उतना ही खर्च किया, मतलब जितनी रिसीट्स थी उतना ही एक्सपेंडिचर था। व्हेन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू रिसीट्स देन इट इज नोन एज बैलेंस्ड बजट। इस वाले टॉपिक में से जनरली आज तक तो सीबीएसई ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। जितने भी क्वेश्चन है वो लास्ट वाला जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट, उसमें से आते हैं। अभी रिसेंटली जो 2020 में तुम लोगों का बोर्ड का इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था उसमें भी 4 नंबर का न्यूमेरिकल डेफिसिट वाले टॉपिक में से ही आया था। तो जब हम डेफिसिट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और उस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए पढ़ना, क्योंकि उस टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन आता ही है बोर्ड्स में। कंपोनेंट्स के क्वेश्चन इतने नहीं आए हैं जितने डेफिसिट बजट के क्वेश्चन आए हैं। तो डेफिसिट बजट थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको पढ़ते वक्त हम लोग ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता आया है और आगे भी बनने की उम्मीद है। तो हम लोगों के टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट। मैंने डेफिसिट बजट का मीनिंग तो अभी आपको बताया था। क्या था डेफिसिट बजट का मीनिंग, व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज मोर देन रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट बोलते हैं, राइट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आपको कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट टॉपिक नहीं आता तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपको वो टॉपिक नहीं समझ आया था तो वीडियो को स्टॉप करके पहले उस टॉपिक का रिवीजन करो, उसके बाद ही इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में लिंक्ड है। मैं अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे एक तरफ मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स का चार्ट दिखा देती हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ कि क्या डेफिसिट है और इसका क्या लिंक है कंपोनेंट्स के साथ। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेफिसिट बजट 3 तरह का होता है, ठीक है। डेफिसिट बजट 3 टाइप का होता है। पहला टाइप है आप लोगों का रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड है आप लोगों का फिस्कल डेफिसिट और थर्ड है आप लोगों का प्राइमरी डेफिसिट। 3 टाइप्स है, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट। एक एक पार्ट को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो फर्स्ट टाइप है वो है रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ पे एक वर्ड आया रेवेन्यू डेफिसिट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जब कंपोनेंट्स पढ़े थे बजट के तो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स दोनों को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद आया कुछ? तो इसी को उस टॉपिक से लिंक करो। अब जब हम यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं मतलब हम लोग सिर्फ रेवेन्यू बजट की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग निकाला जाए, तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग निकालना हो तो इसका मीनिंग क्या होगा, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। भाई हम लोगों के जो डे टू डे एक्सपेंसेस थे वो बहुत ज्यादा कर दिए हम लोगों ने और हमारी जो डे टू डे इनकम थी वो हमको इतनी मिली नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल हमने सैलरी तो दे दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा, लेकिन हमको इनकम मिली नहीं है पब्लिक एंटरप्राइजेस से। तो ये जब सिचुएशन होती है तो इस केस में रेवेन्यू डेफिसिट अराइज होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोगों का जो वो कंपोनेंट्स वाला चार्ट था, मैं उस कंपोनेंट वाले चार्ट्स में डिजिट पुट करके आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का जो बजट है उसके अंदर रेवेन्यू रिसीट्स थी आपकी 80 रुपीज, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स 80 रुपीज की थी, और तुम्हारी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे वो थे तुम्हारे 100 रुपीज के। रेवेन्यू रिसीट्स 80 की थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 का था। तो ये 100 में से जब 80 माइनस किया मतलब कितने रुपीज बचे, 20 रुपीज। तो ये 20 रुपीज आप लोगों के क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है। ये रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकाला हम लोगों ने, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट अराइज हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम लोगों ने खर्चा ज्यादा कर लिया, ठीक है, और तुमको इनकम कम मिली थी, तो कहीं से तो पैसा लाना ही पड़ेगा ना, कहाँ से लाओगे पैसा, ठीक है। उसी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर भी जब ये सिचुएशन आती है, जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो जाए लेकिन गवर्नमेंट के पास इनकम कम आई हो, तो गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे एफर्ट्स करती है जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आए। तो वो पैसा लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगा कि गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग्स करने लग जाएगी। ये जो 20 रुपीज का डिफरेंस आया था, 20 रुपीज गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, बोरोइंग से लेके आएगी। या फिर गवर्नमेंट पैसा लाने के लिए, रिसीट्स के लिए डिसइन्वेस्टमेंट कर लेगी, इसको डिस सेविंग भी बोल सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा, गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट सेल करने लग जाएगी जिससे ये डेफिसिट का पैसा अरेंज कर सके, राइट। अगर इसके और इम्प्लीकेशंस हम लोग देखें, देखो जितना ज्यादा बोरोइंग्स गवर्नमेंट करेगी उतना ही फ्यूचर बर्डन इंक्रीज होगा, क्योंकि बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट का पेमेंट भी गवर्नमेंट को ही देना है, और ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट देना होता है ये भी तो बर्डन ही है। तो एक तरह से अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट का इम्प्लीकेशन देखना चाहें तो ये भी एक इम्प्लीकेशन हो सकता है कि अभी जो बोरोइंग्स की ये आने वाले सालों के लिए, फ्यूचर के लिए बर्डन क्रिएट कर देगी, क्योंकि इस बोरोइंग का इंटरेस्ट हमको नियर फ्यूचर में तो देना ही पड़ेगा। तो ये हम लोगों का जो टॉपिक था, ये कौन सा टॉपिक था, रेवेन्यू डेफिसिट का टॉपिक। एक बार वापस देखो, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब when revenue expenditure is more than revenue receipt, then it leads to revenue deficit. For example, revenue expenditure था 100, revenue receipts थी 80, तो revenue deficit कितना हो गया, 20। क्या फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया यहाँ पे, revenue deficit is equals to revenue expenditure minus revenue receipts। क्या इम्प्लीकेशन देखे हम लोगों ने, अगर गवर्नमेंट ये रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन में फंस जाती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, गवर्नमेंट बोरोइंग्स करेगी, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। उस बोरोइंग्स की वजह से गवर्नमेंट फ्यूचर बर्डन बढ़ाती जाएगी। ये सारे इम्प्लीकेशंस हम लोगों ने किसके देखे, रेवेन्यू डेफिसिट की। क्लियर। चलिए रेवेन्यू डेफिसिट से रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ कंपोनेंट्स देती हूँ, उन कंपोनेंट्स के बेसिस पे आपको ये पता लगाना है कि कौन सा कंपोनेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कंपोनेंट रेवेन्यू रिसीट्स है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के बेसिस पे आप लोग मुझे आंसर फाइंड करके दोगे, ठीक है। जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आए प्लीज एक कॉपी और पेन अपने साथ रखना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। जब तक तुम लोगों का आंसर नहीं आता है तब तक वीडियो को आगे मत देखना। मैं तुम लोगों को टाइम दूंगी सॉल्व करने का, अगर उस टाइम में सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता तो वीडियो को वहीं पॉज कर देना, आगे तभी बढ़ना जब आंसर करेक्ट आ जाए। मैं आंसर तुमको चेक करवा दूंगी, ठीक है। चलिए अब रेवेन्यू डेफिसिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन में आपको 5 एलिमेंट दे रखे हैं। वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका टैक्स रिसीट, सेकंड है एस्चीट, थर्ड सैलरी, फोर्थ पेंशन,
और फिफ्थ इंटरेस्ट पेमेंट। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ। इस 1 मिनट में आप लोगों को इसके अंदर रेवेन्यू डेफिसिट निकाल के दिखाना है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। तो चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं हम लोग। इसके आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सारे एलिमेंट्स को कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैसे कैटेगराइज करोगे, हमको रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया है। रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो 5 एलिमेंट दे रखे हैं, इन एलिमेंट्स को कैटेगराइज करो कि कौन सा एक्सपेंडिचर का एलिमेंट है और कौन सा रिसीट्स का एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स रिसीट है तो ये रेवेन्यू रिसीट्स का एक पार्ट है। एसचीट है तो ये भी रेवेन्यू रिसीट्स में जाएगा। सैलरी है तो आपने सैलरी दी है तो ये आपका एक्सपेंडिचर है। पेंशन है तो दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो हमारा रिसीट होता, इंटरेस्ट पेमेंट है तो ये एक्सपेंडिचर है। तो देखो इसके अंदर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 100 इज सैलरी, 20 पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट 60, इन तीनों को मिला के आपका एक्सपेंडिचर आ गया। रिसीट के 2 एलिमेंट दे रखे थे, 20 टैक्स रिसीट और 40 एसची, तो दोनों को ऐड करके आपके पास रेवेन्यू रिसीट आ गया। जब एक्सपेंडिचर में से रिसीट को माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 120, और 120 तुम्हारा क्या निकला, ये रेवेन्यू डेफिसिट निकला। तो चलो अब हमारे सेकंड डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों का जो सेकंड डेफिसिट था वो था फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड पॉइंट जो आप लोगों का है वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक लगाया गया है। वो लॉजिक क्या है कि जब हम रेवेन्यू डेफिसिट निकाल रहे थे, ठीक है, जो 100 का एक्सपेंडिचर था और 80 की रिसीट्स थी, तो जब हम लोगों ने वहां से रेवेन्यू डेफिसिट निकाला सपोज 20, तो वो 20 का पैसा आया कहाँ से, कैसे लेके आई थी वो 20 का पैसा गवर्नमेंट? वो जो एक्स्ट्रा 20 गवर्नमेंट ने खर्चा किया था वो किसका कंपोनेंट है? बोरोइंग्स से लेके आई थी गवर्नमेंट वो पैसा। और बोरोइंग किसका कंपोनेंट होता है? कैपिटल रिसीट्स का कंपोनेंट होता है। तो हम लोगों का जो फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि एक तरफ सारा एक्सपेंडिचर काउंट कर लो, एक तरफ पूरा टोटल रिसीट्स काउंट कर लो, फिर दोनों में डिफरेंस देखो, और उस डिफरेंस के अंदर एक चीज हमको ध्यान रखनी है, जब हम रिसीट्स काउंट करेंगे तो रिसीट्स में बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करेंगे। क्यों एक्सक्लूड करेंगे? क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो बोरोइंग्स हमने ली है वो हमारे रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से ली है। इसीलिए हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट जब कैलकुलेट किया तो हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दिया। एक बार वापस से देखते हैं हम लोग क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जब हमने रेवेन्यू डेफिसिट देखा था तो रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर हम लोगों ने सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा। सपोज हम लोगों का जो एक्सपेंडिचर था वो 100 था, रिसीट थी वो 80 थी, तो जो 20 का डिफरेंस आया था तो ऐसा माना जाता है कि ये जो 20 का डिफरेंस था इसको बोरोइंग्स के थ्रू कवर किया गया था। बोरोइंग्स के थ्रू कवर किया गया था मतलब कैपिटल रिसीट्स में 20 रुपीज लिख दिया पहले ही, ठीक है। उसके बाद जब हमको बजट को बैलेंस करना था तो उस बजट को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने बाकी के एडजस्टमेंट किए थे। तो जब हम फिस्कल डेफिसिट पढ़ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ तो टोटल रिसीट्स ले लेंगे, एक तरफ टोटल एक्सपेंडिचर ले लेंगे, लेकिन रिसीट्स में हम लोग बोरोइंग्स को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम एक्चुअल डेफिसिट पता लगाना चाहते हैं कि वाकई में कितना डेफिसिट आया है। जो बोरोइंग का पैसा था वो तो हमको करनी पड़ी थी क्योंकि रेवेन्यू में डेफिसिट आया था। तो जब हमको एक्चुअल कंडीशन पता लगानी है
प्रेजेंट कंडीशन पता लगानी है कि हमारी गवर्नमेंट कितने डेफिसिट में चल रही है, तो हम लोगों को बोरोइंग्स को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अभी जो एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको देखोगे तो उसके अंदर क्या दिखेगा आप लोगों को, हम लोगों का रेवेन्यू रिसीट्स कितना था 80, हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर था 100, एक्सपेंडिचर दोनों हम लोगों ने काउंट कर लिए 200 थे, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स में हम लोगों ने 20 तो बोरोइंग्स के लिख रखे थे और बाकी हम लोगों ने 100 अदर रिसीट्स लिख रखी थी। तो जब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि जब तुम लोग फिस्कल डेफिसिट निकालो तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। अदर देन बोरोइंग्स के जगह पे नेट ऑफ बोरोइंग्स भी लिख सकते हो, अदर देन बोरोइंग। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करने पे आए, टोटल एक्सपेंडिचर 100 प्लस 100 माइनस टोटल रिसीट्स अगर देखें 80 प्लस 100, 20 बोरोइंग्स काउंट नहीं कर रही हूं मैं, 80 प्लस 100 कितना आया 200 माइनस 180, तो कितना आ गया आप लोगों का फिस्कल डेफिसिट 20, राइट। एक चीज और ध्यान रखनी है हम लोगों को, इस कॉन्सेप्ट से ये एक चीज सामने आ रही है कि जितनी भी बोरोइंग्स है वो एक तरह से डेफिसिट के लिए ही ली गई है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जितना भी फिस्कल डेफिसिट आया वो क्या किसको डिनोट करेगा, बोरोइंग, क्योंकि ये सारा डेफिसिट का पैसा अल्टीमेटली गवर्नमेंट बोरोइंग से तो वसूलने वाली है, बोरोइंग्स के थ्रू ही कवर अप करने वाली है, राइट। तो एक जो फॉर्मूला यहाँ पे और आ जाएगा वो ये है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। मतलब क्या है इसका, फिस्कल डेफिसिट के दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास। फर्स्ट फॉर्मूला तो क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग। मतलब अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, तुमको एक एलिमेंट दे दिया बोरोइंग, तो बोरोइंग देखते ही उसको फिस्कल डेफिसिट मान लेना, कंपोनेंट्स के चक्कर में फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, बोरोइंग्स होता है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जितना भी डेफिसिट आया है वो डेफिसिट गवर्नमेंट बोरोइंग से ही कवर करेगी, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को किसके इक्वल मान लिया जाता है, बोरोइंग्स के इक्वल मान लिया जाता है। इज इट क्लियर। अब हम ये देखते हैं आगे कि फिस्कल डेफिसिट के क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आते हैं। देखो फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग, अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी तो यहाँ तो इंडिया से करेगी या फॉरेन से करेगी। अगर फॉरेन से कर रही है तो गवर्नमेंट की फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद के पास पैसा नहीं है, वो फॉरेन से लोन लेके काम चला रही है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट क्या आया, फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाती है, हमारी गवर्नमेंट की फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ गई। जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को देखना है वो ये है कि हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है तो वो ग्रोथ के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करेगी आने वाले सालों में। क्लियर। तीसरी चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि हमारी आज की बोरोइंग्स हमारे फ्यूचर के लिए बर्डन क्रिएट करती जा रही है। तो बोरोइंग्स ऑफ टुडे आर क्रिएटिंग बर्डन फॉर फ्यूचर, क्योंकि भाई इंटरेस्ट का पैसा तो आने वाले साल में ही चुकाओगे ना, वो इंटरेस्ट का पैसा आने वाले साल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है, तो आने वाले साल में भी आप लोगों के डेफिसिट के चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और पॉइंट है आप लोगों का जिसका नाम है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मीनिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट एक ऐसे ट्रैप में फंस गई है, डेट के ऐसे ट्रैप में, कर्जे के ऐसे ट्रैप में फंस गई है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। इसको समझते हैं डिटेल में कि ये कैसे फंसती है गवर्नमेंट। सपोज अभी डेफिसिट है, उस डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स की है, उन बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट का पेमेंट जाएगा, वो इंटरेस्ट का पेमेंट आने वाले साल में आप लोगों के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा। अगर आने वाले साल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है मतलब डेफिसिट बढ़ेगा, डेफिसिट बढ़ेगा फिर गवर्नमेंट बोरो करेगी फिर इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा, वो इंटरेस्ट का पेमेंट फिर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट इस ट्रैप में फंस जाती है। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट का एक इम्प्लीकेशन क्या है, डेट ट्रैप। क्लियर।
देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो पॉइंट क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू होता है बोरोइंग। अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग लेने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट? लोन कहीं से भी लिया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट किसी पर्सन या फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले रही है तब तो ठीक है, गवर्नमेंट ने अरेंज कर लिया इकोनॉमी में से पैसा। अगर गवर्नमेंट आरबीआई के पास जा रही है और आरबीआई को ये बोल रही है कि आप नए नोट इश्यू करके हमको लोन दो, तो उस केस में इस सिचुएशन को बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोला जाता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार आया है इसका। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू टू डेफिसिट बजट इफ गवर्नमेंट ask RBI to issue new currency, then it is known as deficit financing. डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर करेंसी न्यू इश्यू हो रही है मतलब मार्केट में मनी बढ़ रहा है। अगर मार्केट में मनी बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड जब इंक्रीज होने लग जाए इकोनॉमी में मतलब इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल बढ़ने लग जाएगा। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है हम लोगों के इन्फ्लेशन के ऊपर। तो फिस्कल डेफिसिट के हम लोगों ने क्या इम्पैक्ट पड़े? गवर्नमेंट की डिपेंडेंस, फॉरेन डिपेंडेंस को बढ़ा रहा है, ग्रोथ रेट पे इम्पैक्ट डाल रहा है, डेट ट्रैप में फंसती जा रही है गवर्नमेंट, हमारी फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, और लास्ट पॉइंट हमने देखा कि इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है? डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से मार्केट में क्या आ रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है। क्लियर है क्या? अब इसी से रिलेटेड, फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं। सेम पैटर्न रहेगा। आप लोगों के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। आप लोग पेन और कॉपी लेके उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी सॉल्व करने का। अगर उस टाइम में आप लोगों का सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्यूशन निकाल लो, आंसर निकाल लो, फिर चेक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके अंदर आपको रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों निकालना है। तो फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता है। इस टेबल के बेसिस पे आप लोगों को क्या करना है? रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट निकाल के दिखाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे पहले हमको रेवेन्यू डेफिसिट निकालना था। रेवेन्यू डेफिसिट का एक फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोगों का कितना दे रखा था? 3700। क्वेश्चन में देखो आपके पास दे रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 3700। उसके बाद अगर हम देखें रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स के 2 एलिमेंट होते हैं। एक होता है टैक्स रिसीट जो कि आपको 1200 दे रखा है, और एक नॉन टैक्स रिसीट जो आपको 2000 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 1200 प्लस 2000 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स आ जाएगा। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3700 है और रेवेन्यू रिसीट 1200 प्लस 2000 है तो लेस करके हमारे पास क्या आया? रेवेन्यू डेफिसिट 500 आया। अब देखते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। मतलब बोरोइंग्स को हटा के अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है जिसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आ जाएंगे, और टोटल रिसीट्स निकालना है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स ऐड करने हैं हमको, राइट? चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टोटल रिसीट्स निकाले तो टोटल रिसीट्स हमारे पास क्या क्या है? देखो टैक्स रिसीट्स 1200, नॉन टैक्स रेवेन्यू 2000। तो ये दोनों हमारी रिसीट्स है। इसके अलावा कैपिटल रिसीट्स अगर हम काउंट करें तो कैपिटल रिसीट कौन कौन सी है? डिसइन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल रिसीट है, रिकवरी ऑफ लोन भी हमारी क्या है? कैपिटल रिसीट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमने क्या क्या ऐड किया रिसीट्स के अंदर। 1200, 2000, 145 और 120 कौन कौन से 4 एलिमेंट है ये? टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन।
ये चारों चीजें हम लोगों ने ऐड करी क्या निकालने के लिए, टोटल रिसीट्स निकालने के लिए। अब टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकाला वो देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर के लिए मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा था 3700 और मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा था 500। तो इन दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 735। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको इसके अंदर फिस्कल डेफिसिट निकालना है। फिस्कल डेफिसिट के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आपको इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उसके बेसिस पे फिस्कल डेफिसिट निकाल के दिखाना है। मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, बोरोइंग। और अगर क्वेश्चन में बोरोइंग दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोरोइंग दे दिया है तो तुम लोगों को बाकी के रिसीट्स के एलिमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट देखना ही नहीं है। हमको इससे कोई रिलेशन नहीं है हम लोगों का जब हमारे पास बोरोइंग्स दे रखा है। तो जब बोरोइंग दे रखा है तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू डायरेक्टली हमको कितना रख लेना है, बोरोइंग्स की इक्वल। तो आंसर कितना आया, 600। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट आउट ऑफ दीज 3 डेफिसिट इज वेरी इजी। क्यों इजी है, क्योंकि जब फिस्कल डेफिसिट निकालना आ गया तो प्राइमरी डेफिसिट निकालना इज बाएं हाथ का खेल। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं और उस फॉर्मूले के बाद हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अभी जब हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट पढ़ा था तब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, वो क्या था कि जितनी बोरोइंग्स हम लोग आज करेंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर के इंटरेस्ट पेमेंट पे पड़ेगा। मतलब अगर आज मैंने 100 रुपए लिए हैं तो मुझे नेक्स्ट ईयर उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो उस इंटरेस्ट पेमेंट से मेरा नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, राइट। इस साल की अगर हम बात करें, सपोज इस पर्टिकुलर ईयर में मैंने 30 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट किया था, राइट। तो मतलब वो इंटरेस्ट पेमेंट इस साल का नहीं है, वो इंटरेस्ट पेमेंट पिछले वाले लोन का है। पिछले साल जो मैंने बोरोइंग्स की थी उसका इंटरेस्ट मुझे इस साल पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोगों की बोरोइंग सपोज आई 20, उस 20 में से हम लोगों का इंटरेस्ट पेमेंट था 10 रुपीज, तो इस साल हम लोगों की न्यू कितनी डेफिसिट क्रिएट हुई है, 10 रुपीज। मतलब प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया, 20 माइनस 10 दैट इज 10। ये जो फिगर है ये तुमको एक्चुअल पोजीशन बताएगा अभी वाले करंट ईयर की। इस साल आप लोगों ने क्या किया, इस साल गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में कितना डेफिसिट आया। इंटरेस्ट का जो पैसा हम लोग यहाँ माइनस कर रहे हैं वो यही लॉजिक के साथ कर रहे हैं कि भाई ये इंटरेस्ट पेमेंट तो पुराने वाले लोन का है, इस साल का बर्डन नहीं है हमारा ये। तो इस साल का बर्डन कितना है हमारा, सिर्फ 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए हम लोगों ने किसका माइनस कर दिया, इंटरेस्ट का माइनस कर दिया। चलो एक केस इसका थोड़ा सा पलट के देखते हैं हम लोग। सपोज हम लोगों का फिस्कल डेफिसिट था 20, सपोज हम लोगों का फिस्कल डेफिसिट था 20 और इंटरेस्ट पेमेंट कितना था 20, तो 20 माइनस 20 कितना आया, 0। मतलब एक्चुअल में गवर्नमेंट ने इस साल कोई भी बर्डन क्रिएट नहीं किया है। जितना भी बर्डन है, जितना भी बोरोइंग्स करनी पड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ पिछले वाले इंटरेस्ट के पैसे को चुकाने के लिए की जा रही है। तो 0 प्राइमरी डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट ने इस साल में कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर नहीं लिया है। जितना भी डेफिसिट आया है वो इसलिए आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले वाले लोन का इंटरेस्ट इस साल में चुकाया है। तो जो इंटरेस्ट का पैसा है वही हम लोगों का इस साल का बर्डन बढ़ा रहा है। अदरवाइज गवर्नमेंट का बजट बिल्कुल बैलेंस था। गवर्नमेंट ने इस साल में अपने ऊपर कोई भी बर्डन क्रिएट नहीं किया है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकाल के दिखाना है, प्राइमरी डेफिसिट निकाल के दिखाना है। प्राइमरी डेफिसिट का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों ही एलिमेंट दे रखे हैं, फटाफट से आंसर निकाल के दिखाइए। तो आंसर कितना आया आप लोगों का 8100। कैसे निकाला? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 9000 माइनस 900 कितना आ गया आप लोगों का 8100। तो इसी के साथ हम लोगों के तीनों डेफिसिट यहाँ खत्म होते हैं। हम लोगों ने 3 डेफिसिट पढ़े, एक था रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स या अदर देन बोरोइंग। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। नोट्स और वर्कशीट इस चैप्टर की मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप लोग प्लीज अपनी कॉपी में उस वर्कशीट को सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसका क्वेश्चन 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो आप लोगों के वो 4 मार्क्स स्कोर करना इज वेरी इजी, प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट बजट का एक क्विक रिवीजन करेंगे और ये देखेंगे कि पिछले साल बोर्ड्स में गवर्नमेंट बजट के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।